Hello, welcome to Safal Batch. This is Monica Dua, your geography faculty. So, कैसे हैं आप सभी? I hope everything will be fine. So, चलिए हम लोग फटाफट से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, जिसका आज हम लोग लेक्चर थर्ड यानी पार्ट थर्ड आज हम करने वाले हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर. क्लियर? सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या क्या है. तो आप सभी को पता ही है कि जो चैप्टर है पॉपुलेशन का, इसमें हम लोगों ने बात करी है डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें हम लोगों ने बात करी है डेंसिटी के, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, हम लोगों ने थोड़ा सा स्टैटिक के बारे में पढ़ा कि इंडिया जो है वो पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पर आता है और कुछ ही टाइम में ऐसा हो सकता है बाय 2025 शायद इंडिया नंबर 1 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड भी होगा. ठीक है, उसके बाद उसी में हमने कुछ और स्टैटिक चीजों की भी बात करी थी, प्लस उसके रीजंस की बात करी थी कि इंडिया में जो है हर जगह पर पॉपुलेशन का जो नंबर है वो सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, उसके फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी. देन हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में बात करी. नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ग्रोथ के बारे में कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन जो चेंज है वो भी काफी वेरिएशन में रहा है, जिसके हमने अलग अलग फेजेस पढ़े थे. फेज 1 जो कि बिल्कुल स्टैग्नेंट था, स्टेबल था, ना ज्यादा जितनी बर्थ उतनी डेथ. ठीक है, फिर हम लोगों ने फेज 2 की बात करी थी जो स्टेडी था, फिर हम लोगों ने फेज 3 की बात करी थी जहां एकदम से एक्सप्लोजन हो गया था, एंड देन हम लोगों ने बात करी थी फेज 4 की जहां पर एक्सप्लोजन की जो रेट थी अब वो स्लो डाउन हो गई है. क्लियर? ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी थी. ठीक है, आज हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा कॉम्पोजिशन का. किसका रहेगा? कॉम्पोजिशन का, कि पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में है वो किस तरीके से बनी हुई है. कॉम्पोजिशन मतलब कंपोज्ड, क्या क्या हमारी पॉपुलेशन में वेरिएशंस देखने को मिलती है. तो चलिए जरा देखते हैं हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी. सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन मतलब रूरल एरियाज में कितने लोग रहते हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, अर्बन में कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है. क्योंकि देखो आपको भी पता है अगर रूरल एरियाज में रहते हैं तो उनका जो इकोनॉमी जो सेक्टर्स हैं वो अलग होंगे जिनमें वो इंडल्ज होंगे. अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन होंगी वो अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स में इंडल्ज होंगे. तो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे. देन हम लोग बात करेंगे लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, किस किस तरीके की हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, इंडिया में कौन कौन सी मेजर लैंग्वेजेस हैं. क्लियर? फिर हम लोग बात करेंगे रिलीजियस, बिकॉज आप सभी को पता है इंडिया जो है वेरिएशन के मामले में रिलीजियस अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें हमारे इंडिया में बहुत सारे जो हैं वो मिलते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं. ठीक है, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिज्म, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन स्टेट्स में कौन से मेजॉरिटी रिलीजन के लोग जो हैं वो ज्यादा रहते हैं. एंड देन हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने लोग जो हैं वो वर्किंग है, वर्किंग इन द सेंस काम करते हैं. ठीक है, और कितने नॉन वर्किंग है. तो आई होप आज हम लोग जो है पूरा का पूरा ये चैप्टर ओवर कर देंगे. उसके बाद जो फिर हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इन्हीं से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की रहेंगी, प्लस पेपर पैटर्न के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, एक चीज मैं आपको बोल दूं, आज की क्लास ना गाइस थोड़ी सी स्टैटिक रहेगी क्योंकि आपको डेटा थोड़ा सा याद रखना है. तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप कोशिश करना जो भी हम लोग आपको स्लाइड्स या पीपीटीज नोट्स शेयर कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश, देखो ये नोट्स ना मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ही बनाती हूँ. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एनसीईआरटी के बेस पर ही आपको सारी हम लोग डेटाज दें. ठीक है, रीजन भी क्योंकि पेपर में तो एनसीईआरटी से ही आना है, तो बेटर है ना कि हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करें. ऑल्दो चीजें बहुत सारी हैं, बट द थिंग इज दिस, हमें पेपर पैटर्न के हिसाब से चलना है. वरना तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसके अंदर मैं आपको स्टैटिक डेटा बताने लगूं तो बहुत सारा डेटा है, बट हमें सारा याद नहीं करना. बट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो डेटा आपको याद करना है. अब ये नहीं है कि एनसीईआरटी में जो बड़ी बड़ी टेबल्स दे रखे हैं वो आप रट्टा मारने बैठोगे, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट हाँ, जो मेजर डेटाज हैं, जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में क्या बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी कि इस टाइम पे जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज 1.68% है, वो आपको याद रखना है. फेज 3 में जो थी दैट वाज 2.2%, वो आपको याद रखना है. क्लियर? तो इस तरीके से चीजें आपको याद करनी है. पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोगों ने बात करी थी कि एनसीआर दिल्ली की जो अपनी डेंसिटी है वो 11,000 अबव है, वो आपको याद करना है. तो इस तरीके की चीजें आपको याद करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन की. ठीक है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन.
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। कॉम्पोजिशन मीन्स कंपोज्ड ऑफ, पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, कि वो किससे बनी है, ठीक है, क्लियर। कॉम्पोजिशन से आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, किससे बनी है। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी विद इन अ पॉपुलेशन ज्योग्राफी विद इन अ वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ, मतलब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हम कौन कौन सी चीजों की एनालिसिस करते हैं, एज एंड सेक्स की, कि हमारी इंडिया में जो है कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ मेल हैं, कितने फीमेल है, कितने रूरल एरियाज में है, कितने अर्बन एरियाज में है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में वही आपका रूरल अर्बन आ जाएगा। एथनिक और ट्राइब्स लैंग्वेज में किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और ट्राइबल एरिया हमारे इंडिया में कितना है, जिसे आदिवासी बोला जाता है, ठीक है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलते हैं, ठीक है। रिलीजन कौन से फॉलो करते हैं, मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे, कितने लोग लिटरेट हैं, ठीक है, कितने इलिटरेट हैं, वो सब। और सबसे बड़ी बात है क्या क्या काम करते हैं, किन तरीकों के काम में इन्वॉल्व हैं। तो इन सारे बेसिस पर इन सारे बेसिस पे जब हम पॉपुलेशन को हम ये कह सकते हैं कि उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं या हम उसका एनालिसिस करते हैं, तो इसी एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो इस बिहाफ पे मैं ये कह सकती हूं कि हमारी जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है, यानी उसको ब्रॉडली हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रख सकते हैं, 4 पार्ट्स में। यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये जितनी भी चीजें अभी मैंने देखी हैं, कौन सी, ये सारी चीजें, ये चारों पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स, इनको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, मैं कह सकती हूँ कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से देखूंगी तो हमारा क्या आएगा, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन आएगा, ठीक है, क्लियर। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन आएगा। फिर आपका क्या आएगा, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन आएगा, ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन आएगा। फिर आपका क्या आएगा, रिलीजियस कॉम्पोजिशन आएगा। रिलीजियस मतलब कौन से रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है। रिलीजियस कॉम्पोजिशन आएगा। और एक आपका जो कॉम्पोजिशन आएगा वो क्या आएगा, वर्किंग पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो आपकी वर्किंग है और कौन कौन से कामों में वो इन्वॉल्व है, प्लस उसमें भी कितने मेल और कितने फीमेल हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हम इन 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है बात करने वाले हैं, या इन 4 चीजों से रिलेटेड जो है, ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, इनको हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज को हमें आज पढ़ना है, जिसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की, यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय द रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब है इसका, कह रहे हैं कि जो लोग जिस जगह पर रहते हैं उसी हिसाब से ही उन लोगों का क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक वो फीचर्स होती हैं। जैसे रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं तो रूरल एरियाज में आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा कि लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इंडल्ज होते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। प्लस रूरल एरियाज में जो लोग होती है, सोसाइटीज होती हैं, वो काफी मिली जुली होती है, आपने नोटिस भी किया हो रहा होगा एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। तो उसका सोशल एस्पेक्ट हो जाता है। तो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखने के लिए हम सोसाइटी को या हम पॉपुलेशन को किस एस्पेक्ट में देखते हैं, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के एस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। दिस बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री वेयर अबाउट 68.8%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। यानी हमारे इंडिया की 100% पॉपुलेशन में से 68.8% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ कि इंडिया कहाँ बसता है, गांव में बसता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर 68.8% जो है वो हमारी क्या है, रूरल पॉपुलेशन है, तो बाकी जो है फिर आप 100 माइनस जब 68.8 करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगा, अर्बन आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
सॉरी 68.8 आप जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, अर्बन आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा आपका, अर्बन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ आ रही है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, 101% पूछा जा सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट पार्ट जो है वो रूरल एरियाज में रहता है, 68.1%। ठीक है, देखो एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट ना यार, ये तो मैं भी मानती हूँ, हम लोग ना कैलकुलेटर तो है नहीं या कंप्यूटर तो है नहीं जो सारे डेटा हमारे दिमाग में स्टोर होंगे, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मेजर डेटास आपको याद करने हैं, ये आप ध्यान रखना। जैसे ये वाला हो गया, जैसे अभी बताया भी था, कोई आपसे अभी पूछ ले कि इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है, 1.68% है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ जो मेजर डेटाज हैं वो आपको याद करने हैं। क्लियर, चलिए यहां तक समझ आया आपको। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने विलेजेस हैं। रूरल की अगर मैं बात करूं तो 640,867 विलेजेस, यानी 6,40,867 विलेजेस हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। अगेन मैं आपको एक बात बोलूंगी, हमारे इंडिया की 16th नंबर की सेंसस 2021 में होनी थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक उसको 2023-24 के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। तो हमारे पास 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग ही है एनसीईआरटी में, और हमें उसी के अकॉर्डिंग याद करना है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो हम लोगों ने बात करी कि टोटल हमारे इंडिया में इतने विलेजेस हैं। ठीक है, इतने विलेजेस हैं, उसमें से 5,97,608 यानी 93.2% इनहैबिटेड है। अब आप सोचोगे कि मैम बाकी खाली है, तो देखो बाकी खाली नहीं है, बाकी पता क्या है, माइग्रेशन हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कई बार डिजास्टर्स की वजह से माइग्रेशन हो जाता है, माउंटेनियस एरिया में लोग रहते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेट्स लाइक बिहार एंड सिक्किम हैज वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। स्टेट और बिहार और सिक्किम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन मिलेगी। क्या रीजन है, क्या रीजन है कि बिहार में बहुत ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है? रीजन है प्लेन एरिया, एग्रीकल्चर। ठीक है, रीजन क्या है, एग्रीकल्चर। और आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर जहां कहां पे होती है, मेनली रूरल एरियाज में ना, तो इसीलिए। अब बिहार का तो समझ में आ गया, बट अबाउट सिक्किम, सिक्किम का क्या रीजन है, क्यों सिक्किम में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है? तो मैं आपको बताती हूँ, वहां पर जो है रूरल एरियाज के लिए जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, ठीक है, वो जगह टाइम टू ऑर्गेनाइज करती रहती है ताकि जो लोग हैं वो रूरल एरिया से माइग्रेट ना करें। क्या, तो ये बहुत रीजन है, यहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट लोकली प्रोग्राम्स जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती रहती है टाइम टू टाइम, सो दैट कि माइग्रेशन भी ना हो और साथ ही साथ जो है लोग वहीं पर ही रहें। ठीक है, इंकरेजमेंट किया जाता है। क्लियर। उसके बाद गोवा और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन द विलेज। यहां पर सिर्फ हाफ पॉपुलेशन ही आपको विलेज में मिलेगी, वरना हाफ पॉपुलेशन आपको अर्बन एरियाज में मिलेगी। अब ऐसा क्यों है? गोवा की अगर मैं बात करूं, देखो गोवा में बेसिकली क्यों अर्बन पॉपुलेशन है? अर्बनाइजेशन की वजह से। क्या रीजन है? अर्बनाइजेशन। क्यों है अर्बनाइजेशन एक मेजर रीजन? व्हाट इज द मेजर रीजन? लाइक क्यों है अर्बनाइजेशन? रीजन भी आपको पता है, गोवा टूरिज्म बेस्ड काफी है, आपको पता ही होगा, है ना। और टूरिज्म की वजह से लोग क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, नॉर्थ गोवा अगर आप देखोगे तो सारा बीचेस वगैरह हैं, तो लोग शिफ्ट कर गए हैं क्योंकि टूरिज्म वहाँ की मेजर वो है, जीडीपी का पार्ट रहता है। और अगर साउथ गोवा में देखोगे तो आप क्रूज के सीन उस वजह से भी टूरिज्म काफी रहता है। क्लियर। तो अर्बनाइजेशन की वजह से। और इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में भी जो है वो कह रहे हैं अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है, मतलब अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो महाराष्ट्र का भी सेम यही है कि मेजर बड़ी बड़ी सिटीज है, पुणे है, नासिक है, तो लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से शिफ्ट कर जाते हैं कहां पर, अर्बन एरियाज की तरफ। क्लियर, यहां तक समझ आया। यूनियन टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड हैव स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल एरियाज, मतलब यूनियन टेरिटरीज में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट
दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी हमारी यूटीज हैं ऑलमोस्ट सब में जो है अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, रूरल पॉपुलेशन कम है। बट दादरा एंड नगर हवेली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 53.38% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज द एक्सेप्शनल केस, जहां पे रूरल पॉपुलेशन 53.38% है रादर देन अदर यूटीज। तो आपको ध्यान रखना है दादरा एंड नागर हवेली। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मैम दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव का तो मर्जर हो चुका है, पता है ना आप लोगों को। अब हमारे इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, 2020 रिपब्लिक डे पर इनको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो अब आप सोचोगे लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ये डेटा कब का है, 11 का, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली याद करना है। क्लियर? चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं। साइज ऑफ विलेजेस। अब हमने विलेज का तो देख लिया कि बिहार और सिक्किम जैसे स्टेट्स हैं वहां पे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, गोवा और महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, यूटीज में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, दादरा एंड नागर हवेली को छोड़कर। ये चीजें देख ली। अब विलेजेस का साइज भी देखते हैं, उनमें भी वेरिएशन है। क्या देखोगे आप, देखो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, यू नो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स पता ही होगा आपको, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वगैरह, वहां पे 200 पर्सन्स रहते हैं एक गांव में, ठीक है। जबकि यही अगर हम महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स की बात करें या केरला की बात करें, ठीक है, वहां पर 17,000 पर्सन्स रहते हैं गांव में। तो आप सोचो 17,000 पर्सन तो अप्रॉक्सीमेटली एक सिटी के बराबर ही हो जाता है ना, कि इतनी तो पॉपुलेशन सिटीज में रहती है। तो आप देखिए, तो वो भी एक साइज भी, विलेजेस के साइज में भी, नंबर ऑफ पीपल में भी बहुत क्या है, वेरिएशंस है। कहीं पर तो बहुत कम लोग रहते हैं रूरल एरियाज में, और कहीं पर ही जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर रूरल एरियाज में भी नंबर ऑफ पीपल क्या है, बहुत ज्यादा है, एज जैसे एग्जाम्पल केरला एंड महाराष्ट्र। क्लियर? चलिए बैक टू द पॉइंट। On the contrary to rural population, the proportion of urban population, ठीक है, रूरल का पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, 68.8%, ठीक है, ये जो है इस इन इंडिया इज क्वाइट लो। हालांकि भाई देखो ना, अभी तो मैंने आपको बताया रूरल का हमारी कितनी पॉपुलेशन है, 68.8%, और अर्बन की कितनी है, जब मैंने कहा था 100 में से माइनस कर दो तो वो कितना आ जाएगा, 31.16, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इज क्वाइट लो, ये बहुत कम है। देखो ना आप इसको अगर आप इससे कंपैरिजन करते हो तो ये कितना इनमें डिफरेंस है, आधे से भी ज्यादा का डिफरेंस है। बट इट इज शोइंग अ मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द डिकेड्स। लेकिन अगर मैं पिछले 10 सालों में देखूंगी तो फिर भी लोग अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों? मैं अगर आपको थोड़ा सा, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपको, जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ था 50s में, उस टाइम पे इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो थी, आज़ाद हुआ था, हाँ, उस टाइम पे हमारे इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 10 to 12% थी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखो ओवर द डिकेड्स की अगर मैं बात करूंगी तो ये फिर भी 10 to 12% से तो फिर भी अगर आप देखोगे तो बढ़ा ही है ना, 31.16% हो गया है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखो कि ठीक है अर्बन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रूरल तो कम है, लेकिन ओवर द डिकेड्स अगर मैं देखूं तो कहां पहले अर्बन पॉपुलेशन 10% हुआ करती थी, आज वो 31.16 हो चुकी है। रीजन क्या है? माइग्रेशन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये पूरा दिया, ये सारा आपके एनसीईआरटी से ही है और सब ऊपर नीचे ही है, ये पूरा पैसेज देके पूछ लेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये जो लाइन है इसके हिसाब से वो पूछ लेगा कि व्हाई द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज ओवर द डिकेड्स, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। अब ये रीजन आपको इसके अंदर नहीं दे रखा ना, यहां पे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करके चलता, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो क्या रीजन है। तो भाई रीजन क्या है? माइग्रेशन है भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आपको याद होगा जब हमारा देश आजाद हुआ 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, 5 ईयर्स जब प्लान्स बने थे, अभी तक आपको पता है ना टोटल हमारे 12 5 ईयर्स प्लान्स आए थे, पता होगा ना सभी को। उसके बाद नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं, वरना हम पॉल साइंस में चले जाएंगे। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो फिर क्या हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। उसके बाद फिर थर्ड में जो है हम लोगों ने ओवरऑल
ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था। तो यानी इकोनॉमी हमारी एज कंपेयर करें सिंस इंडिपेंडेंस, तो आज अगर हम देखें तो बहुत इंप्रूव हुई है। तो लोग जो है रूरल एरिया से कहां पर शिफ्ट कर गए हैं, अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, और इसी वजह से जो है हमें जो है ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है, माइग्रेशन। तो व्हाट इज द रीजन, अगर आज से रीजन पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, माइग्रेशन। बट अब ना यहां पे थोड़ा सा सोचो, आपको भाई देखो देखने में तो माइग्रेशन जो है एक पॉजिटिव टर्म लगती है कि भाई हाँ लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वर्क अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, चलो लोग शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन एक बात बताओ, डोंट यू थिंक माइग्रेशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम या कंसर्न प्रॉब्लम? बहुत कंसर्न प्रॉब्लम भी तो है। क्यों है कंसर्न प्रॉब्लम? रीजन सुनो क्यों। क्योंकि देखो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। इसको ना गाड़ी की तरह समझो, गाड़ी में दोनों टायर्स का इक्वल बैलेंस होना जरूरी है, आपको भी पता है। अब एक के ऊपर बैलेंस ज्यादा आ जाएगा तो ऑफ कोर्स गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। सेम चीज यही है, रूरल एरिया से अगर अर्बन एरियाज की तरफ अगर शिफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी तो एक बात बताओ, रूरल एरियाज के मेजर लोग क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, फूड स्कार्सिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। फूड कौन ग्रो करेगा अगर सभी लोग जो इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, या मेजर पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में शिफ्ट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर से शिफ्टिंग आ जाएगी, ठीक है। तो फिर वही बात है, फूड कौन ग्रो करेगा, है ना। फूड स्कार्सिटी प्लस सैनिटेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अर्बन एरियाज में आप लोगों ने देखा ही है कि लोगों के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो माइग्रेशन जहां एक पॉजिटिव है, वहां पे कहीं ना कहीं माइग्रेशन जो है इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर भी है। क्लियर? तो चलो ये चीजें आपको ध्यान में रही, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर, ये तो था रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट। उसके बिहाफ में हम लोगों ने पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को, फर्स्ट रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, सेकेंड लिंग्विस्टिक, थर्ड रिलीजियस एंड फोर्थ वर्किंग। ठीक है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने मेन डेटा जो याद किया वो क्या किया कि हमारे इंडिया की 68.8% जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। क्लियर? समझ आ रही है बात? इसके बाद हम लोगों ने बात करी है किसकी, अर्बन पॉपुलेशन की, तो दैट इज 31.6% के आसपास जो भी था आपका वो है। क्लियर? 31 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर? यहाँ पे आपने ये याद किया। फिर आप लोगों ने रीजन पढ़े हैं कि रूरल से जो है अर्बन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें जो है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कुछ स्टेट्स अर्बन बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने बात करी थी बिहार और सिक्किम की, वहां पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यही अगर गोवा और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहां अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। यूटीज की अगर बात करेंगे तो सारी यूटीज को छोड़कर सिर्फ दादरा और नागर हवेली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, अदरवाइज सब जगहों पर यूटीज में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर? फिर हमने इसके रीजंस पढ़े। रीजन जो ओवर द डिकेड्स देखने को मिला है, जो अर्बन पॉपुलेशन में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है फ्रॉम 10 to 12% टू 31%, वो इसका मेन रीजन है माइग्रेशन। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। आपको तो पता ही है इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू गिरिसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर वर 179 लैंग्वेजेस। ये जो थे इस टाइम पे ना, देखो हम लोग प्रॉपर, तो आपको पता है इस टाइम पे हम कॉलोनी थे, हम लोग आजाद तो थे नहीं, तो उस टाइम पर जो था इन्होंने सर्वे कराया था ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में, तो क्या निकल कर आया था कि हमारे इंडिया में 179 जो है लैंग्वेजेस हैं और 544 जो है डायलेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप डायलेक्ट्स और लैंग्वेज में डिफरेंस समझ लो होता क्या है। हिंदी तो सभी ने 10 तक पढ़ी है, ऑफकोर्स कुछ बच्चों के पास 11th 12th में भी होगी। भाषा और बोली सुना होगा ना सभी ने। तो भाषा होती है आपकी लैंग्वेज, डायलेक्ट्स होती है आपकी बोली। भाषा यानी लैंग्वेज ये एक बहुत बड़े लेवल पर बोली जाती है, जबकि जो रीजनल छोटी छोटी जगहों पर बोली जाती है दैट इज डायलेक्ट्स। बाकी तो बहुत सारे ग्रामेटिकल देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंस है, हमें उसमें नहीं जाना क्योंकि हम तो ज्योग्राफी स्टूडेंट है। बस यहाँ पे आप इतना डिफरेंस याद रखना कि मेजर जो लैंग्वेज थी उस टाइम पर वो 179 थी और छोटी छोटी डायलेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 544 डायलेक्ट्स थी। ठीक है, आज हमारे इंडिया में कितने लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं? This is important. How many languages are recognized in India? Today, there are 22 languages. How many languages are recognized in India? 22 languages. And one more thing I also want to tell you, these 22 recognized languages
हैज बीन मेंशन इन विच शेड्यूल, बताओ, आपको पता होना चाहिए ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी शेड्यूल में मेंशन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, तो टोटल में 12 में से कौन से शेड्यूल में मेंशन है, 8 शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। एक पॉइंट और याद रखना, क्या, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज थी। ये थोड़ा स्टेटिक है, बियॉन्ड द बुक है, बट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको पता ही है यार, हम लोग ना ज्योग्राफी को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जो बुक में हुआ सिर्फ वही रट्टा मारो, थोड़ी सी चीजें ना बाहर से भी पढ़नी चाहिए। बाहर से पढ़ने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना, तभी तो हम थोड़े से अलग दिखेंगे। तो थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए, जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर कितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज थी। सो एट द टाइम इनिशियली, आजाद होने का मतलब ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इनिशियली देयर वर 14 languages recognized in India. There were 14 languages recognized in India. ठीक है, क्लियर। और अभी कितनी है, 22। ये ध्यान रखना, कौन से स्केड्यूल में मेंशन है, 8 स्केड्यूल में मेंशन है। टोटल कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ साथ पॉल साइंस के भी होंगे, है ना, ह्यूमैनिटीज में, क्लियर। तो आप ध्यान रखना, टोटल अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 स्केड्यूल्स हैं। 12 में से जो 8 स्केड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, 22 लैंग्वेजेस के। अब आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, इनफैक्ट जब आप अपना CUET का फॉर्म फिल करोगे, तो ये 22 जो लैंग्वेजेस है रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, जो मेजर हमारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं वो इन 22 लैंग्वेजेस में होते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, लैंग्वेज जब आप आता है ना, ऑप्शन आता है उसमें लैंग्वेज का, जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो, तो यानी ये 22 मेजर लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया के बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अमंग द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, मतलब जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी अगर मैं स्पीकर ऑफ हिंदी की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 40% है। कितना है, 40%। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। और उसमें जो सबसे कम बोली जाती है लैंग्वेज वो कौन कौन सी है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। ठीक है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। संस्कृत तो आपने बहुत कम नहीं नोटिस किया होगा, बोलते हैं लोग संस्कृत, बहुत ही कम बोलते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना। अब फिर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडिया लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज। हाँ, ये याद रखना, हमारे इंडिया में जो है, ऑल्दो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी ना बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, हमारे इंडिया में जो ये मेजर इंडियन लैंग्वेजेस है, जो हमने 22 लैंग्वेजेस की बात करी है, इसके जो स्पीकर है ना, वो मेनली 4 लैंग्वेज फैमिली से आते हैं और उनकी सब फैमिली से आते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट इज ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक, ओके, यहाँ पे तो थोड़ा हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट इज ऑस्ट्रिक। ठीक है, ऑस्ट्रिक मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन। इसमें जो है आपके ब्रांच ग्रुप दे रखे हैं और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, मेघालय, निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, MP, महाराष्ट्र और आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया क्यों बोला है उसने, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो एक चीज आप देखना, ऑस्ट्रिक जो वर्ड निकला है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से निकला है, ये आप देख ही रहे होगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, ये कनेक्टिविटी। तो यहां पर इसलिए इसने आउटसाइड इंडिया बोला है, यहाँ के कुछ एरियाज में बोली जाती है, कुछ आपके यहाँ वाले एरियाज में भी बोली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहा है। क्लियर। तो इसमें आपकी ये सारी लैंग्वेजेस हैं, कौन कहाँ पर बोली जाती है ये देखो, आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, MP, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, ये एरियाज आपके इधर आ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है फिर देखते हैं, ओके, ये कितना है हमारे इंडिया में, 1.38%, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये ऑस्ट्रिया और इंडिया के कनेक्टिविटी से वर्ड निकला है ऑस्ट्रिक, ये ध्यान रखना। सेकंड इज द्राविडियन। द्राविडियन नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा, जो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं उन्हें द्रविड़ बोला जाता है ना। साउथ इंडिया में मेनली ये कहाँ बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है, साउथ इंडिया में। आपने नोटिस भी किया होगा इनफैक्ट कि जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो इसी द्राविड़ उसमें बने हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, शैली में बने हुए हैं। क्लियर। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखो, साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन, नॉर्थ द्रविडियन, यानी आपका वही साउथ इंडिया आ गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, मतलब आपकी जो तेलुगु, मलयालम, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं वो द्रविडियन है। ठीक है, और ये कितना परसेंट है, 20%।
20% है। आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, सॉरी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका थोड़ा नॉर्थ का पार्ट आ गया, सेंट्रल में आपका ये आंध्र प्रदेश वगैरह आ गया, साउथ में आपका ये सब आ गया। क्लियर? याद ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। यानी अगर मैं इसमें मैप की बात करूं तो आपका ये आ गया ना, इधर वाला पोर्शन सारा, ये आपका साउथ इंडिया हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिन्नो। सिन्नो तिब्बतियन वर्ड निकला है चाइनीज, ठीक है। क्लियर? तिब्बतियन, तिब्बतो म्यांमारी और साइमीज चाइनीज, ठीक है। इसमें आपका ये ऊपर के पोर्शन आ जाते हैं सारे, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यानी अगर मैं बात करूं तो जैसे इसको थोड़ा सा अगर मैं वाइप आउट करूं तो यस, अब अगर मैं बात करूं तो ये जैसे आपका इंडिया है ना, तो इधर कहीं आपके इधर के जो आ जाते हैं स्टेट्स यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यस, इंडो यूरोपियन सबसे ज्यादा ये परसेंटेज बोला जाता है, ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 73% इंडो आर्यन। इनफैक्ट आपको पता है इस चीज को लेकर एक डिबेट भी चलता है, एक इनको लेकर और एक इनको लेकर, क्या बोलते हैं, इनको लेकर 20% जो द्रविडियन है, कि कौन जो है वो मेजर हमारे इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है। तो द्रविडियन बोलते हैं कि हम लोग इंडिया के जो हैं वो ओरिजिनल वो क्या है, इनहैबिटेंट है, जबकि जो इंडो आर्यंस है वो करते हैं। इसको लेकर मतलब दो थ्योरीज है एक्चुअली। तो दोनों थ्योरीज जो हैं उसमें कौन मतलब ट्रू है, अभी उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, मतलब डिबेटेबल है, बट स्टिल आपको बस ये थोड़ा ध्यान में रखना है। द्रविडियन सेकेंड मोस्ट जो है हमारे इंडिया में बोले जाते हैं, और उसके बाद जो लैंग्वेज ग्रुप है, और फर्स्ट में आपका कौन सा आता है, इंडो आर्यन, जो आपका पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर करते हैं। जैसे आपने नोटिस भी किया होगा, जम्मू कश्मीर आउटसाइड इंडिया बोला जाता है, ईरान वगैरह में उस साइड बोला जाता है, ठीक है। और पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, तो ये एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। मेन ना आप इसमें ये चारों के परसेंटेज याद रखना। सबसे ज्यादा है आपका जो है इंडो यूरोपियन है, आर्यंस, ठीक है। इंडो यूरोपियन नाम से पता चल रहा है, इंडिया एंड यूरोप, ठीक है, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो 73% है। नेक्स्ट आपका द्रविडियन है, वो आप याद रखना। क्लियर? और उसके बाद आपका वो ऑस्ट्रिक वाला है जो मैंने आपको बताया था, 1.38% था। और फिर लास्ट जो है वो आपका ये है सिन्नो तिब्बतियन, ठीक है। क्लियर? तो ये लैंग्वेज ग्रुप है मेजर हमारे, लेकिन आपको मेन वाला याद रखना है, इंडो यूरोपियन और द्रविडियन। क्लियर? आओ बैक टू द पॉइंट आते हैं। अब हम बात करते हैं रिलीजियस कॉम्पोजिशन की। रिलीजियस कॉम्पोजिशन मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन से रिलीजन के लोग जो है वो मेजर रहते हैं। तो देखो, रिलीजन इज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेस अफेक्टिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस। आपको भी पता है ये बातों, ठीक है, कि इंडिया में जो है हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है, ठीक है, और हमारी जो है कल्चरल लाइफ है, उसको रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी, जो भी चीज़ हम रिलीजन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसमें तो ना कोई मेरा पर्सनल थिंकिंग है ना कुछ और है, तो इसको आप लोग जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ही आप मतलब समझना, ठीक है। बस ये मैं आपको कहना चाहूंगी। चलिए, सिंस रिलीजन वर्चुअली परमिट्स into almost all the aspects of people's family community lives, it is the most important to study the religious। मतलब सिंपल सी बात है कि रिलीजियस कॉम्पोजिशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे इंडिया की हर एक फैमिली, हर एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो मतलब रहता है और लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं। तो सबसे मेजर जो हमारे यहाँ पे ग्रुप है रिलीजियस ग्रुप में, वो क्या है, हिंदूज, ठीक है। हिंदूज हमारे इंडिया में जो है 70 to 90% मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज की आपको मिलेगी। सिर्फ आप किनको छोड़कर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को छोड़कर, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश क्या थी, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर जो है आपके मुस्लिम्स रहते हैं, तो वो एक रीज़न है कि वो माइग्रेशन भी हुआ आसपास के एरियाज में, तो इसीलिए वहाँ पे आपको जो हिंदूज कम मिलेंगे। ऐसे ही सेम फॉर इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू और कश्मीर में तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या है, मुस्लिम्स है, 68% के आसपास है। बता देती हूँ मैं आपको, जम्मू कश्मीर में कितने परसेंट आपके रहते हैं मुस्लिम, 68, आगे बताऊँगी, आगे नेक्स्ट मुस्लिम्स को लेकर ही है। हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू में आपका ये हैदराबाद वगैरह ये एरियाज आ जाते हैं, एंड गंगेटिक प्लेन, ठीक है। क्लियर? इसी में आगे एक टेबल दे रखी है, ये देखो पहले तो आप ये बताओ हमारे इंडिया की टोटल 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, 1210 मिलियन। कितनी है, 1210 मिलियन। आप ये डेटा मत भूलना, 1210 मिलियन। क्लियर? ये है। उसमें अगर आप देखोगे 12
10 मिलियन में भी अगर आप देखोगे तो 966.63 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज की है, जो कि 79.8% है। वही बोला था ना, 70 to 90%। फिर उसके बाद आपकी मुस्लिम्स है, दैट इज 172.2 मिलियन। देन आपका क्रिश्चियंस है, देन आपका सिख है, ये फिर बुद्धिस्ट, जैन और अदर रिलीजन्स में आते हैं आपके वो ज़ोरास्ट्रियंस, जो पारसी लोग होते हैं, ईरानीज, अभी हम उनकी भी बात करेंगे आगे, और रिलीजन नॉट स्टेटेड, जो कहते हैं हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है। क्लियर? तो ये आपको दे रखा है। अब आपको ये टेबल याद नहीं करनी है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, एक ये मुस्लिम्स, एक क्रिश्चियंस और एक ये सिख। ठीक है? इसमें आपको क्या याद रखना है कि हिंदूज तो मेजॉरिटी है, तो नंबर 1 पे जो माइनॉरिटी में है वो कौन है? दैट इज मुस्लिम्स। कितना परसेंट है? 14.2%। उसके बाद क्रिश्चियंस और फिर 3rd नंबर पे कौन है? सिख है। ये आपको बस ये जरूर, आपको ये 3 जरूर याद रखने हैं और इनके परसेंटेज याद रखने हैं आप। ठीक है? क्लियर? ये आपको मेजर चीज है जो याद रखनी है। आगे हम लोग आगे बात करते हैं। यस, आप देखो हम लोगों ने हिंदूज की बात कर ली, दैट इज 79.8%। ठीक है? अब हम किसकी बात करेंगे? मुस्लिम्स की। और वो कहां कहां रहते हैं मैंने वो भी बता दिया आपको। द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी आपको पता ही होगा। माइनॉरिटी आर द पीपल हु आर लेस इन नंबर। ठीक है? तो कंसंट्रेशन इन जम्मू कश्मीर, मैंने आपको बताया ना, जम्मू कश्मीर में 68% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है। ठीक है? सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ वेस्ट बंगाल का पार्ट है आपका, केरला, एंड मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड इन अराउंड दिल्ली एंड इन लक्षद्वीप। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो आपको कश्मीर वैली में मिलेगी। ठीक है? और आपको कहाँ मिलेगी? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में तो 95% से ज्यादा आपको मुस्लिम्स मिलेंगे। ठीक है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। जम्मू कश्मीर में 68% और लक्षद्वीप में आपका 95% से ज्यादा। आगे बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं। क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है आपकी मेनली रूरल एरियाज में है। अब आप सोचोगे कि मैम क्रिश्चियंस हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज में है, मतलब तो देखो क्रिश्चियंस इसलिए हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज में है, रीजन है इसका। आपको पता है हम लोग एक लंबे टाइम से 1600 से लेकर 1947 अप्रॉक्सीमेटली 350 ईयर्स हम लोग ब्रिटिशर्स के सबऑर्डिनेट रहे। ठीक है? अब आपको पता है जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, हमारे रिलीजियन को चेंज कराने के लिए उन्होंने बड़ा अपने जो मिशनरीज होते थे वो भेजते थे वो जगह जगह, तो बहुत सारे लोगों का जो है रिलीजन चेंज भी हुआ था। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। ठीक है? रूरल एरिया में है मेनली। कहां कहां पर है? गोवा, साउथ में आप जाओ, गोवा में काफी लोग आपको मिलेंगे, मैं पर्सनली गई हूं इसलिए आपको बता रही हूं। ठीक है? केरला में जाओ आप, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन एरियाज में मिलेंगे, छोटा नागपुर एरिया और मणिपुर के एरियाज में। ठीक है? उसके बाद जो है सिख जो है मेनली, फिर अगेन ये 3rd माइनॉरिटी है। सिख 3rd माइनॉरिटी है ना, पहला मुस्लिम्स है, सेकंड क्रिश्चियन है, 3rd सिख है। तो सिख मेनली आपको कहां मिलेंगे? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं जैन एंड बुद्धिस्ट, द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया, हैव देयर कॉन्सेंट्रेशन ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज। ज्यादा नहीं है ये लोग, सिलेक्टेड एरियाज में ही है। मेनली जो जैन है आपको अर्बन एरियाज में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अर्बन एरियाज में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है? और बुद्धिस्ट आपको ज्यादातर महाराष्ट्र में मिलेंगे। क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि बुद्धिस्ट आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे? बताओ भाई मुझे। हम लोगों ने जैनिज्म का पढ़ा कि वो आपको ज्यादातर आपको राजस्थान साइड मिलेंगे, गुजरात साइड मिलेंगे। ठीक है? व्हाट इज द रीजन कि बुद्धिस्ट आपको ज्यादा आपको वहां पर मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। थोड़ा सा याद करो, हिस्टोरिकल बात है, आ जाएगी याद। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ इसका एक रीजन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। 1953 की बात है। ठीक है? कब की बात है? 1953 की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अप्रॉक्सीमेटली उनके 3,65,000 जो है फॉलोअर्स थे, उनके साथ जो है मिलकर उन्होंने अपना रिलीजियन चेंज किया था। और किसको अडॉप्ट किया था? बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था महाराष्ट्र में ही। ठीक है? किसको अडॉप्ट किया था? बुद्धिज्म को। तो उसके बाद देखो, ये उस टाइम की बात बता रही हूँ। कब की बात बता रही हूँ? 1953 की बात है। तो अब इतने फॉलोअर्स थे, तो आगे फिर आपको भी पता, पॉपुलेशन मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन होती गई। तो इस टाइम पे इसलिए आपको ज्यादातर जो बुद्धिज्म मिलेंगे, बुद्धिस्ट लोग जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। The other religions of India include Zoroastrians,
ट्राइबल एंड अदर इंडिजीनियस फेस। जो राष्ट्रीयन होते हैं मेनली जो ईरान से आते हैं, जो राष्ट्रीयन मेनली कौन होते हैं, जो ईरान से आया। पारसी लोग सुना होगा ना आप सभी ने, पारसी लोग, हाँ वही होते हैं जोरास्ट्रियन, ठीक है। ईरान से आया था ये रिलीजन, फिर उसके बाद बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के डेवलप हुआ। क्लियर। सुनना, जोरास्ट्रियन हमारे इंडिया की बड़ी फेमस पर्सनालिटीज जो है वो जोरास्ट्रियन है। नाम बताऊं, डॉक्टर साइरस पूनावाला, डॉक्टर साइरस पूनावाला, नाम सुना है आप सभी ने इनका। ओके, लेट मी चेंज द कलर, इस पे अच्छा लग रहा, अच्छा कलर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज फाइन। डॉक्टर, देखो भाई स्पेलिंग को इग्नोर करना, पहले ही बता रही हूं, ठीक है। डॉक्टर साइरस पूनावाला, याद है आप लोगों को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंड किया था इन्होंने, सॉरी सीरम, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइंड किया था इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा मेडिसिन जो है वो बनाते हैं ये, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन्हीं का ही है। इसके अलावा हमारे जमशेदजी टाटा, एक तो ये हो गए आपके फेमस, एक हो गए आपके जमशेदजी टाटा, टिस्को, जमशेदजी टाटा, टिस्को का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। टिस्को फाउंड किया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कब, 1907 में, ठीक है। जमशेदपुर, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, झारखंड, ठीक है। तो ये मेन आपके सारे जोरास्ट्रियन ही है, मतलब ये ना आप ध्यान रखना, हमारे इंडिया के काफी वेल्दी जो पीपल है वो आपके जोरास्ट्रियन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे रतन टाटा जी, ठीक है, जो आपको पता ही है कितना डोनेट करते हैं। इनफैक्ट अभी आपने सुना भी होगा, करंट अफेयर्स में भी आया था ये, लाइक अभी का ही न्यूज है ये, कि जमशेदजी टाटा को लास्ट ओवर द सेंचुरी जो है सबसे बड़ा जो है, मतलब उन्होंने लगभग 100 बिलियन प्लस जो है डोनेट किया है। तो सबसे बड़ा डोनेशन करने के मामले में उनको एक अभी प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ये मतलब अनाउंस किया गया है, तो आप ये ध्यान रखना। तो हमारे जितने भी वेल्दी पीपल ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे ना, ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब काफी वेल्दी पीपल जो है वो आपके क्या है, जोरास्ट्रियन है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट रतन टाटा, रियली एवरीवन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात कर ली है। हाँ, एक चीज और पीछे वो रह गया बताना। यस, दीज ग्रुप्स आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल पॉकेट स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब ये पर्टिकुलर किसी एक जगह नहीं है, पूरे इंडिया में थोड़ी थोड़ी जगह पर स्कैटर्ड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हाँ, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स। क्या होता है, ठीक है, वर्किंग ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, 3 पार्ट्स में, वर्किंग के हिसाब से। कौन कौन से हैं हमारे, बताइए भाई, कौन कौन से हैं हमारे। द पॉपुलेशन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, मेन वर्कर्स, ठीक है, मार्जिनल वर्कर्स, ठीक है, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स, नॉन वर्कर। तो जरा आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है ये। तो देखो, मेन वर्कर्स आपके वो वर्कर्स होते हैं हु वर्क्स एट लीस्ट 180, अरे यार सॉरी, हु वर्क्स एट लीस्ट, ठीक है, हु वर्क्स एट लीस्ट 183 डेज इन अ ईयर, और ये 6 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है, इन अ ईयर। क्लियर, ये आप ध्यान रखना, इन अ ईयर। क्लियर, और ये 6 मंथ्स भी हो सकता है। क्लियर। मार्जिनल वर्कर्स आपके कौन होते हैं, हु वर्क्स लेस देन, हु वर्क्स लेस देन 183 डेज, जिन्हें 183 डेज से कम काम मिलता है। और नॉन वर्कर्स तो वो होते हैं हु डोंट वर्क, जो काम ही नहीं करते हैं, ठीक है, हु डोंट वर्क, जो काम ही नहीं करते हैं। पहले बताओ, ये क्लियर हुआ आपको। मेन वर्कर्स हु वर्क्स एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर, ठीक है। मार्जिनल वर्कर्स आपके होते हैं जो कम से कम आपका 183 डेज से कम काम करते हैं और जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम इनका थोड़ा परसेंटेज देख लेते हैं। हाँ, it is observed that in India the proportion of workers both main and marginal is only 39.8
8%। मतलब आप क्या कह रही हूं मैं, ये जो आपके दोनों हैं, ठीक है, ये जो आपके दोनों हैं, इनको अगर मैं मिला लूं तो ये आपका कितना है 39.8%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40% हो गया। यानी इंडिया की 40% जो 60% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉन वर्कर्स है। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसा है कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन काम नहीं करती है, बट इसमें भी एक चीज है, मैं अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स टोटल मिला के टोटल कितना परसेंट है जो काम करते हैं, 39.8%। अगेन इंपॉर्टेंट डेटा, नीड टू बी कीप इन माइंड, ठीक है, केप्ट इन माइंड, ठीक है, ये ध्यान रखना, 39.8%। आगे बढ़ते हैं। This indicates leaving a vast majority of 60% of non-workers, जो बता दिया। Economic status, there is a large proportion of dependent population। हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना, 60% में dependent population भी है। dependent population वो होती है ना जो आपकी आपके ओल्ड एज वगैरह हो जाते हैं, जो अब आपके मतलब जो डिपेंडेंट है, जो अब काम नहीं कर सकते, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, तो ये एक ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा जो है द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शो अ मॉडरेट वेरिएशन टू 39.6% इन गोवा टू अबाउट 49.9% इन दमन एंड दीव। मतलब जो है गोवा में 39.6% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग है, ठीक है, और यही अगर दमन एंड दीव में देखोगे तो 49.9%, मतलब आधी पॉपुलेशन वर्किंग है, ठीक है। द स्टेट्स विथ लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर हिमाचल, मेनली वो कहाँ पर वर्किंग है लोग, ठीक है, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वर्किंग पॉपुलेशन आपकी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। अमंग द यूटीज दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव हैव पार्टिसिपेशन रेट्स, मतलब यहाँ से लोग सबसे ज्यादा वर्किंग है। इट इज अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया द वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स टेंड टू बी हायर इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये ना ये कहना चाह रहा है कि क्या इंडिया के एस्पेक्ट में देखा गया है ना, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ है ना, वहां लोग ज्यादा वर्किंग है, मतलब वहां पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। क्यों है ऐसा भाई, देखो सीधी सी बात है, लोग जैसे क्या है ना, आपने नोटिस किया होगा जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है तो वहां पर वो लोग इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको बैक टू बैक कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं और इनकम सोर्स, तो अगर उनको अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है तो उनको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, मतलब वो कभी भी किसी भी टाइम पर खाली नहीं बैठ सकते हैं। क्लियर, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है, इन फार्मिंग। अब हाँ, हमारे इंडिया में मेनली लोग काम किस किस में इन्वॉल्व है, तो देखो फार्मिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपका जो टर्शरी वो हो जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाता है, ट्रेड हो गया, ठीक है, सर्विसेज हो गया, ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो गया है। तो इसमें भी आप क्या नोटिस करोगे, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से जो है 50, मतलब टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन अभी बताई थी कितनी है, जो टोटल मैंने आपको बताई थी मार्जिन और वो मिलाकर, बताइए कितनी बताई थी आपको मैंने, अभी देखिए यहाँ पे बताई थी मैंने आपको, कहाँ गया, 39.8%, ठीक है, यह हमारी जो है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है 39.8%। हाँ, इस 39.8% में से भी, इस 39.8% में से भी 54.6% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, यानी 39.8% में से भी 54.6% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी फिर अगेन हमारे यहाँ पे जो है मेनली कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पार्ट ज्यादा रह जाता है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कल्टीवेटर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं। 3.8% वर्कर्स आर एंगेज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वगैरह में इन्वॉल्व हैं, और 41.6% आर नॉन इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज लाइक ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और अदर सर्विसेज में। ये डेटा है, अगेन आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें भी क्या है, ऐसे भाई मेल वर्कर्स जो है वो ज्यादा है और फीमेल वर्कर्स जो है वो कम है। तो इसमें होता है, एक होता है, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, एक होता है आपका सेक्स, जो होता है वो आपका नेचुरल या बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। क्या होता है, नेचुरल या बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। क्लियर, जैसे नेचुरली पैदा हो रहे हैं आप लड़का या लड़की, दैट इज नेचुरल और बायोलॉजिकल डिफरेंस, उसे हम बोलते हैं सेक्स। लेकिन जेंडर क्या होता है, ये एक सोशल डिफरेंस होता है, मतलब जब आप सोसाइटी के अंदर जो है, सोसाइटी के अंदर जो है, जब आप लड़का लड़की इस तरीके से आप उसको बाइफर्केट कर देते हो कि नहीं लड़का है तो यही करेगा, लड़की है तो यही करेगी, लड़का है तो यही काम कर सकता है, लड़की है ये नहीं कर सकती, तो इस तरीके से जब आप डिफरेंसेस क्रिएट करते हो सोशल सोसाइटी के अंदर तो वो जेंडर कहलाता है। क्लियर, अब बात क्या है,
कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिकम द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। वही जब बायोलॉजिकल डिफरेंस सोशल डिफरेंस में क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और एक्सक्लूजन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया, मेल्स को प्रायोरिटी होती है काम करने की, फीमेल्स को काम करने की प्रायोरिटी नहीं होती है। एक्सक्लूजन, उनको बहुत सारी ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज होती है जिसमें फीमेल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि नहीं ये वो काम कर ही नहीं सकती हैं गर्ल्स या फीमेल। द एक्सक्लूजन ऑफ ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स अ serious handicap to any developing and civilized society. It is the global challenge. तो ये देखो, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो जेंडर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये किसने एक्नॉलेज किया था? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने एक मेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इनकी ध्यान रखना। इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज इंडेंजर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुको, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। If development is not engendered, it is endangered. Very very important. क्या वर्डिंग है ये? कह रहा है कि अगर, यूएनडीपी ने बोला था, ठीक है, कि अगर 1995 की रिपोर्ट में कि अगर डेवलपमेंट को इंजेंडर नहीं किया गया, इंजेंडर मतलब उस डेवलपमेंट जो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसको अगर कम नहीं किया गया, मतलब सभी को, मेल और फीमेल को इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करी गई, इक्वल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई किसी भी एस्पेक्ट्स में, तो वो जो डेवलपमेंट होता है उसको डेंजर क्रिएट हो जाता है। डेंजर मतलब वो डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए सही नहीं होता और वो डेवलपमेंट एक्चुअली डेवलपमेंट होता ही नहीं है। आज सोचो ना, आप सोसाइटी के एक ही पार्ट को ग्रो कराए जा रहे हो और एक पार्ट जो उसको आप कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, तो क्या आप उसको डेवलपमेंट बोल सकते हो? ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हो। जबकि यही बात जो है यूएनडीपी ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बोली थी 1995 में कि अगर डेवलपमेंट में इंजेंडर्ड नहीं होता, इंजेंडर्ड मतलब जेंडर इंक्लूजन जब तक नहीं होता, जेंडर इंक्लूजन का मतलब ये है कि सभी को, मेल फीमेल को इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, या फिर जो भी उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी बेसिस पे वो खत्म नहीं होता, तब तक किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसीलिए उन्होंने बोला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि जो सोसाइटीज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक सोसाइटी में क्राइम के बराबर होता है। क्लियर? अब इसी को लेकर आपको पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट किया था इसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब हमारा इंडिया में लॉन्च किया गया था। 22 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। क्लियर? किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। और मेनली इसको हरियाणा से स्टार्ट किया गया था क्योंकि वहां पर हमारा हरियाणा का जो सेक्स रेशो आया था वो काफी पुअर आया था। क्लियर? समझ आ रही है बात? अच्छा, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर बताना। आज मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आप लोग मेरे को ये बताना अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। क्लियर? ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। The proportions of workers in agricultural sector India has shown a decline over the past few decades। हाँ, एक चीज और हुई है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में ना वो आया है, कमी आई है। मतलब पहले 58.2% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब ये 54.6% हो गया है, यानी थोड़ा सा कम हुआ है। यानी अगर एग्रीकल्चर में कम हुआ है तो ऑटोमेटिकली कहाँ पर इंप्रूवमेंट आई है? आपके जो दूसरा सेक्टर होता है आपका इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर, उसमें इंप्रूवमेंट आई है। द पार्टिसिपेशन रेट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज। भाई यहाँ पे कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा, वो हुआ है। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि जो वर्कर्स जो हैं वो फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन की बजाय अब नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर? एंड आवर चैप्टर इज फाइनली ओवर। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही समझा कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कौन से स्टेट्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कौन से स्टेट्स में ग्रोथ कम है। जैसे आपको याद है हमने केरला की बात करी थी कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द डिकेड जो है 9% आई थी, है ना, जो कि सबसे कम है। क्लियर? वो चीज़ें पढ़ी। फिर हम लोग ने पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करी कि कितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, कितने अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनमें भी वो किस किस तरीके का काम करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेटस के बिहाफ पर जो वर्कर्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड
होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स, वो सारी चीज़ें पढ़ी अब हमने। तो मेरे इनसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही साथ जो है आप जो नेक्स्ट हम लोग इस क्लास का करेंगे इस चैप्टर का, वो यही करेंगे कि अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज कराऊंगी जो चैप्टर के बीच में से होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको पैसेज बेस्ड दूंगी। इस तरीके के क्वेश्चन ही सीयूईटी में आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।